स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को सही अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे और बड़े तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे विदाउट टेंशन अपने स्टडी को कंटिन्यूटी बनाए रखे होंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, तो इस सेशन में आपको पता ही है हम वोकेबलरी सेशन डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द वोकेबलरी सेशन जो कि वोकेबलरी सीरीज आपके इसी चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। इसी चैनल पे आपको एक प्ले वोकेबलरी सीरीज नाम की प्लेलिस्ट दिखेगी, आप उस पर जाकर के इस सेशन को देख सकते हैं और जो पीछे के सेशंस हो चुके हैं, यानी अभी तक हम 11th सेशंस ले चुके हैं और दिस इज द 12th सेशन ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का 12th सेशन है यानी 12वीं क्लास है, यानी 12th क्लास है। ठीक है, बाकी हम 11th क्लास ले चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे के सारे सेशंस जो हैं वो आपने अटेंड कर लिए होंगे, क्योंकि अभी उस सेशन तक आपकी वोकेबलरी याद करने की जो हैबिट है वो बन चुकी होगी, समझने की हैबिट बन चुकी होगी और बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, डाउट की बात करें तो डाउट आपको पता ही है हमने किस तरीके से अपने इस सेशन को तैयार किया है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना कमेंट करके उसको मैं पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। ठीक है, तो हमने ये सब बातें हम हर एक वीडियो में यानी हर एक सेशन में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं यानी सेशन पे नए हैं तो इस सेशन को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रीजन है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं तो अपने आप इन सारे सेशंस को भूलना शुरू कर देते हैं। अगर आप इन सेशंस को भूलना नहीं चाहते हैं और इन सेशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाले जितने भी सेशंस हैं मेरे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दिस इज द वोकेबलरी सेशन एंड विच इज द नंबर ऑफ दिस सेशन। दिस इज द 12th सेशन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता ही है हम अपने इस सेशन में क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट हम जो डिस्कस करते हैं इसमें वोकेबलरी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पार्ट डिस्कस होता है वो हमारा वोकेबलरी वाला पार्ट डिस्कस होता है। ठीक है, वेट करेंगे। ठीक है, वोकेबलरी वाला पार्ट डिस्कस होता है। ठीक है, हम वोकेबलरी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वोकेबलरी वाले पार्ट को और सबसे पहली वोकैब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो वोकैब आपके सामने है वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेटिफाइड। ठीक है, रेटिफाइड। रेटिफाइड इज द फर्स्ट वोकैब ऑफ दिस सेशन, यानी रेटिफाइड इस सेशन की सबसे पहली वोकैब है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सब बातें क्लियर होंगी। वीडियो क्वालिटी आप अपने तरह हिसाब से अपने नेट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और ऑडियो क्वालिटी तो बेहतरीन होगी ही। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले वर्ड को। सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा रेटिफाइड है और रेटिफाइड का सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखिए हिंदी मीनिंग क्या होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुष्टि करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है पुष्टि। वेट करेंगे, मैं इसे सही तरीके से कर देता हूं। ठीक है, पुष्टि करना। पुष्टि करना इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यानी हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पुष्टि करना। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका पुष्टि करना होता है। ठीक है, लेकिन इसके इंग्लिश मीनिंग की मैं बात करें, क्योंकि हम हिंदी में तो समझ ही रहे हैं लेकिन हमें इंग्लिश में भी समझना है और बेसिकली हमें जो पूरी पूरी कोशिश करनी है समझने की वो इंग्लिश में ही करनी है। रीजन है, अगर हम इंग्लिश मीनिंग में इंग्लिश को हर एक वर्ड को इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो उसे इंग्लिश में याद कर पाएंगे, इंग्लिश में समझ पाएंगे, इंग्लिश में ही उसी वर्ड को स्टोर कर पाएंगे। और जब स्टोर कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में ही खुलता है, आप उसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको एवरीथिंग यू विल हैव टू नो इन इंग्लिश इन इंग्लिश सेक्शन। ठीक है,
बाकी के आप हिंदी और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बस इंग्लिश का ही सेक्शन आपसे इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग को जानने की। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होने वाला है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इसके इंग्लिश मीनिंग को समझना है, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होने वाला है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। इस ये जो आपके सामने वर्ड ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश मीनिंग है किसका, रेटिफाइड का, ठीक है, रेटिफाइड का। देखते हैं, समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है टू मेक एन अग्रीमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बाय वोटिंग, ठीक है। टू मेक एन अग्रीमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बाय वोटिंग, यानी किसी भी अग्रीमेंट को किसी भी अग्रीमेंट को ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बनाना बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा, ठीक है। एग्रीमेंट को ऑफिशियली किसी भी एग्रीमेंट को ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बनाना, लेकिन किसका यूज करके, वोटिंग का यूज करके, ठीक है, वोटिंग का यूज करके, ठीक है। सो यानी पुष्टि करना, ठीक है, जब आपके वोट डलते हैं यानी पुष्टि की जाती है, ठीक है। ऑफिशियली एक्सेप्टेबल यानी पुष्टि करना एकदम, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानने की और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानने की अब हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या है इसके सिनोनिम्स और क्या है इसके एंटोनिम। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम सिनोनिम्स की करते हैं, और सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे, ठीक है। सबसे पहले जो बात आपके सामने की जाती है वो सिनोनिम्स की जाती है, ठीक है। सिनोनिम्स की जाती है, और सिनोनिम्स क्या है, कंफर्म, अप्रूव एंड सैंक्शन, ठीक है। कंफर्म, अप्रूव एंड सैंक्शन, दीज आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, यानी ये सारे के सारे इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। चलिए, इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं। एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे, ठीक है। एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, वेट करेंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे ये रहे, ठीक है। तो रिजेक्ट, रिवोक, डिफ्लेट एंड डिबट एंड नेगेट, ठीक है। तो रिजेक्ट यानी जब पुष्टि नहीं होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, रिवोक, डिफ्लेट, डिबट, निगेट। आपको मेरे साथ स्पीक करना है, आप जितना ज्यादा बोलोगे आपके वर्ड ये सारे के सारे उतने ही जल्दी याद होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो रेटिफाइड को हमने इसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग को समझ लिया, ये सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख लिया, यानी दीज आर द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यानी सारे के सारे जो है सिनोनिम और एंटोनिम है इस वर्ड के। और उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने एंटोनिम से सिनोनिम्स थोड़े ज्यादा रखे हुए हैं। रीजन है क्योंकि कुछ सेशंस में मैं कुछ कम सिनोनिम एंटोनिम्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन किसी उन्हीं सेशन की पुष्टि करने के लिए, उन्हीं सेशन को रेटिफाइड करने के लिए मैं इस सेशन में नए मतलब ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डालने की कोशिश करी। तो मैंने आपके सामने इसी स्टेटमेंट में या ही इसी लेक्चर में या इसी सेशन में रेटिफाइड का एक रेटिफाइड वर्ड को यूज कर लिया। ऐसे ही आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, हमने इसके पूरे वर्ड को तो समझ लिया, लेकिन जब तक इसे एक एग्जाम्पल में यूज नहीं कर लेते जब तक हमें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, यानी इसी वर्ड से रिलेटेड, यानी इसी वर्ड को यूज करके बनाया गया आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है ये एग्जाम्पल, या हम व्हाइट से ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए लिखा हुआ है बोथ द कंट्रीज शुड ड्यू टू रेटिफाई, both the countries should due to ratify the treaty by the end of the year, ठीक है। यानी both the countries यानी कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच, ठीक है, पुष्टि की जानी चाहिए कि जो ट्रीटी की गई थी इस एंड की, यानी एंड में इस साल में जो एंड यानी जो ईयर का एंड होता है उसके अंदर जो ट्रीटी की गई थी वो इन दोनों कंट्री के बीच ही थी। क्या वो ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था उस ट्रीटी की पुष्टि करना, उसको रेटिफाई करना,
इस स्टेटमेंट में किया गया है। यानी बोथ द कंट्रीज, यानी अपनी जो दोनों कंट्रीज है वो रेटिफाई करे, पुष्टि करे कि दोनों कंट्री के जो बीच ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, वो क्या हुई है। ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड। बहुत बेहतरीन बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पहला वर्ड आपके सामने जो मैंने रखा वो आपके सामने जो आया वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट आपके अंदर माइंड को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड को। और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा। ठीक है। क्या कहता है नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइज? कंसाइज का मतलब क्या होता है? देखो कंसाइज मतलब होता है किसी को सही तरीके से और जल्दी बता देना, यानी कम समय में सही जानकारी देना, कम समय में ज्यादा बातें बता देना। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसाइज। यानी जब आप एक लंबे पैराग्राफ को छोटे से पैराग्राफ में बता देते हैं, उसके हर एक चीज को समझा देते हैं, मीन्स आप उस पर पैराग्राफ को कंसाइज करके बताते हैं। क्या करते हैं? कंसाइज करके बताते हैं। यानी अगर इसका एक शुद्ध हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो निकलता है संक्षिप्त। ठीक है। क्या निकलता है? संक्षिप्त। क्या मतलब होता है? संक्षिप्त। ठीक है। संक्षिप्त, संक्षिप्त इसका मीनिंग होता है। ठीक है। संक्षिप्त इसका मीनिंग होता है। ठीक है। लेकिन हमने हिंदी में देखा, हमें समझना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में क्या इसका मतलब निकलता है, तो इंग्लिश को समझते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, तो आपके सामने ये रहा इंग्लिश मीनिंग। ठीक है। क्या कहता है देखिए इंग्लिश मीनिंग आपको। इंग्लिश मीनिंग कहता है गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। इस बात को समझेंगे। गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाना, वो भी क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कम शब्दों में। ठीक है। कम शब्दों में आपको क्या मिल जाना? बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाना। इसी के लिए मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है, ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव यानी एकदम कम शब्दों में, कम समय में आपको बता देना, लेकिन जो स्टेटमेंट आप बताओगे वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव यानी उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशंस ऐड होनी चाहिए, मतलब डिटेल में होना चाहिए। यानी डिटेल यानी संक्षिप्त में, एकदम कम समय में और कम शब्दों में, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे वही होता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप आपके इंग्लिश सेक्शन में, यानी आपके एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन खुलता है, उसके लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन को देखने को मिलते हैं, रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन। तो उसका नाम हम कॉम्प्रिहेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कम शब्दों में हमें बहुत सारी जानकारी दे देता है। दैट्स व्हाई दैट सेक्शन इज अ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक एकदम क्लियर कट होगा। कोई भी डाउट? आपको पता है क्या करना है, ज्यादा बातें उसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स को सिनोनिम समझने की कोशिश करते हैं। और ये रहा इसका सिनोनिम्स। ठीक है। तो ये रहा इसका सिनोनिम्स। क्या कहता है सिनोनिम्स इसका, देखेंगे। ठीक है। क्या कहता है सिनोनिम? सिनोनिम से लिखा हुआ है सुकिंट, शॉर्ट, ब्रीफली। सुकिंट, शॉर्ट, ब्रीफ, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं इस वर्ड का। इनका मतलब ही क्या होता है? कम शब्दों में ज्यादा बातें बता देना। ठीक है। चलिए तो ये तो हमने सिनोनिम्स देख लिए। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ज्यादा चर्चा करने की कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि उनका मीनिंग और जो है वो सेम ही निकलता है। यानी अगर सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो जो मीनिंग वर्ड का होगा वही उसका मीनिंग होगा। अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं उसका उल्टा मीनिंग हमारे को एंटोनिम्स देते हैं। चलिए तो एंटोनिम्स की मैं बात कर लेता हूँ। एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है। एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। एंटोनिम्स क्या है? लेंथी। देखो अब कोई शॉर्ट में बता देगा, कोई लंबा बताएगा। जो लंबा बताएगा क्या वो कंसाइज वे में आपको बातें बता रहा है? नहीं। ठीक है। दैट पर्सन इज नॉट टेलिंग कंसाइज वे इन एवरीथिंग और एनीथिंग। ठीक है। ठीक है। चलिए डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव का भी मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में ना बताना, एकदम लंबा खींच जाना। ठीक है। वर्डी। वर्डी यानी जिसके अंदर बहुत सारे शब्द हों, उस तरीके के सेंटेंस को या उस तरीके के पैराग्राफ को हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं, हमने पूरे वर्ड को समझ लिया लेकिन इसके एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा।
ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या कहता है ये एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। इन द मीटिंग यू हैव टू टेल एवरीथिंग, इन द मीटिंग यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन अ कंसाइज वे। इन अ कंसाइज, यानी जिस मीटिंग में आप जा रहे हो, ठीक है, आपको वहां पे हर एक चीज कंसाइज वे में बोलनी पड़ेगी, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कम शब्दों में देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कम शब्दों में देनी पड़ेगी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, एकदम लैंग्वेज भी आसान है, समझने में मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हमने ये वर्ड भी समझ लिया, यानी सेकंड वर्ड को भी समझ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड आपके सामने ये रहा, अपीलिंग। ठीक है, थर्ड वर्ड है अपीलिंग। व्हाट इज अपीलिंग? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीलिंग? अपीलिंग का मतलब क्या होता है? इसके अपीलिंग के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग होता है भय उत्पन्न करना। ठीक है, भय उत्पन्न करना या करने वाला। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भय उत्पन्न करना या करने वाला। ठीक है, भय उत्पन्न करना या करने वाला ही हम उसे कहते हैं अपीलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? अपीलिंग। ठीक है, चलिए, अपीलिंग को तो हमने इसको हिंदी मीनिंग में जान लिया, लेकिन इसको इंग्लिश मीनिंग में भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है इसका वो देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है इसका इंग्लिश मीनिंग, देखते हैं। देखिए, इंग्लिश मीनिंग कहता है कोजिंग शॉक और डिसमे। ठीक है, कोजिंग शॉक और डिसमे। डिसमे का मतलब देखिए, डिसमे का क्या मतलब होता है? डिसमे का मतलब होता है सैडनेस। क्या होता है? सैडनेस। ठीक है, डिसमे का क्या मतलब होता है? सैडनेस। ठीक है, डिसमे का क्या मतलब होता है? सैडनेस, यानी एकदम, जब एकदम शोक हो जाता है, एकदम बंदा शोक हो जाता है और डर जाता है, बहुत रोया रोया सा फील हो जाता है। जैसे आप देखो ना कि कोई एकदम से आपको डरा दे, कोई आपको एकदम से डरा दे, एक तो शोक हो जाओगे, और आप, आपका दिल डर जाएगा, आप डर जाओगे, आप एकदम से रोने लगोगे। कोई बच्चे को डराओ, बच्चा रोने लग जाता है सीधा। भय तो उत्पन्न हो जाता है, एकदम शौक हो जाता है, लेकिन डर भी जाता है, रोने लग जाता है ना? तो वही इसका मतलब होता है अपीलिंग का। ठीक है, चलिए, तो अपीलिंग के मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसके सिनोनिम एंटोनिम्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है इसके सिनोनिम्स, देखते हैं। तो सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, चलिए देखिए, क्या है इसके सिनोनिम्स। देखिए, शॉकिंग, हॉरिफिक एंड हॉरिफाइंग। ठीक है, शॉकिंग, हॉरिफिक एंड हॉरिफाइंग, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यानी ये सारे के सारे इनका मीनिंग होता है भय उत्पन्न करना या भय उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ठीक है, हॉरिफिक पर्सन लगा दोगे तो वर्क करने वाला हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके एंटोनिम्स को समझना। क्या कहता है इसका एंटोनिम्स? तो ये रहा इसका एंटोनिम्स आपके सामने। ठीक है, देखिए क्या कहता है इसका एंटोनिम्स। कम कंफर्टिंग। अब देखो, एकदम कंफर्ट फील करोगे जब आपको कोई शौक नहीं लगेगा, डरोगे नहीं, उदास नहीं होगे, एकदम फील इस तरीके से रहोगे। ठीक है, एकदम से फील रहोगे। फील मतलब कंफर्ट फील करोगे, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, इस तरीके से फील करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्सोल्ट्री, कंसोलेटरी, कॉन्सोलेटोरी। कॉन्सोलेटरी मतलब भी क्या होता है कि एकदम से भयभीत ना होना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, बढ़िया तरीके से, सही से अपने मन को शांत रखना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या होगा इसके एग्जाम्पल, देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसके एग्जाम्पल को बात समझें तो क्या होता है इसका एग्जाम्पल, वो देखते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है मैंने, दे आर फोर्स टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन अपेलिंग कंडीशन। ठीक है, दे आर फोर्स टू वर्क लॉन्ग आवर, यानी उसको फोर्स किया गया ज्यादा काम करने के लिए। ठीक है, उसे फोर्स किया गया ज्यादा ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा समय तक काम करने के लिए, इन अपेलिंग कंडीशन, यानी भय करके, भयभीत करके।
यानी एक बंदे को, जैसे आपने देखा होगा किसी से काम करवाते हैं, ठीक है, किसी से कोई भी काम कराता है, आपने जब भी मूवीज देखा होगा, कुछ काम कराना है तो किसी के सर पे बंदूक तान देता है, क्या तानता है, बंदूक तान देता है। और जब बंदूक तान देता है तो बंदा डर जाता है और डर के मारे लॉन्ग ज्यादा समय तक काम करता है। बेशक उसकी बॉडी इतना नहीं कर पाएगी, उसके बॉडी में दिक्कतें परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उससे वो काम कराता है, रीजन अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। यानी उसको जो कैसी कंडीशंस में रख रहा है, वो उसके इर्द गिर्द कैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अपेलिंग सिचुएशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ वर्ड, फ्लिंगिंग, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज फ्लिंगिंग, ठीक है। क्या कहता है, देखिए फ्लिंगिंग वर्ड, इस फोर्थ वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिंगिंग? फ्लिंगिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब हिंदी में बात करें तो होता है, ठीक है, फेंकना। क्या होता है? फेंकना। फेंकना, या फिर आप कह सकते हैं उछालना। क्या कह सकते हैं? उछालना। उछालना भी आप इसका मीनिंग रख सकते हैं, ठीक है। उछालना भी आप इसका मीनिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात क्लियर होगी। अब इसके इंग्लिश मीनिंग को समझ लेते हैं। इसके इंग्लिश मीनिंग को समझ लेते हैं। क्या कहता है इसका इंग्लिश मीनिंग? तो ये रहा आपके सामने इसका इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है इसका इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। थ्रो और हर्ल्ड फोर्सली, थ्रो और हर्ल्ड फोर्सली, ठीक है। थ्रो और हर्ल्ड फोर्सली, यानी फेंकना या फिर हर्ल्ड करना, उछालना, वो भी कैसे? फोर्सली, यानी एकदम से ताकत लगा के, ठीक है। एकदम से ताकत लगा, बॉल को फेंकते हो ना, आप बॉल को एकदम से ताकत लगा फेंकते हो, बहुत ऊपर तक जाए, बहुत ऊपर तक जाए। आप कैसे फेंकते हो? यू आर फ्लैंगिंग दिस बॉल, ठीक है, आप उस बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मीनिंग समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की। तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, ठीक है। क्या है इसके सिनोनिम्स? और ये रहे इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो बड़े ही आसान है इसके सिनोनिम्स, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। थ्रो, फेंकना। टोस, टोस का क्या मतलब होता है? जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो टोस होता है, कोइन उछाला जाता है, उसका मतलब भी तो उछालना ही होता है। स्लिंग, स्लिंग का मतलब भी उछालना फेंकना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसके क्या है एंटोनियम्स, ठीक है। क्या है इसके एंटोनियम्स और क्या कहते हैं इसके एंटोनियम्स? देखिए, एंटोनियम्स देखें तो क्या हो सकते हैं इसके? कीपिंग, यानी फेंकना नहीं, एकदम बनाए रखना। रिटेनिंग, रिटेनिंग का भी मतलब होता है फेंकना नहीं बल्कि अपने पास रखना, ठीक है। तो दिस इज द एंड, दीज आर द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, हमने पूरे तरीके से देख लिए। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इसके एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? तो देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ठीक है। देखिए, क्या कहता है एग्जाम्पल इसका। चलिए, देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है, ही पिक्ड अप माई फोन, उसने मेरा फोन पिक करा, और फ्लंगिंग इट अवे, यानी उसे दूर फेंक दिया। उसने मेरा फोन पकड़ा, मुझसे लिया, पिक करा, फेंक दिया, दूर फेंक दिया, मुझसे मुझसे दूर फेंक दिया, ठीक है। तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड जो कि हमने देखे, ठीक है। ये थे हमारे वर्ड जो कि हमने देखे। अब हमें जो देखना है वो देखना है OWS, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर हमें बढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने मैं रख रहा हूं, दैट इज बैलेड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेड? बैलेड का मतलब क्या होता है? बैलेड का मतलब को देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेड? बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत, ठीक है। क्या होता है? गाथा गीत। गाथा गीत यानी
संगीत ही कह सकते हो, जो कोई गाथा है एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो हिंदी में इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग को, क्या कहता है इसका इंग्लिश मीनिंग। तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, देखेंगे। पोएम इन ए शॉर्ट स्टेंजा। पोएम होती है, शॉर्ट स्टेंजाज होते हैं, नैरेटिंग बाय अ पॉपुलर स्टोरी, जो कि पॉपुलर स्टोरी के तरह जो नैरेट की जाती है, एकदम पॉपुलर स्टोरी की तरह, ठीक है, जो पॉपुलर बन जाती है। पोएम इन ए शॉर्ट स्टेंजाज नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, यानी ध्यान से समझेंगे, एक पोएम जो कि शॉर्ट है, एकदम स्टोरी की तरह बताई जाती है, गाथा, गीत, गीत भी है और एक किसी की गाथा भी है। यानी देखा होगा जब पोएम पढ़ते हैं तो किसी की बारे में भी बताती है, कोई कथा सुना देती है, ठीक है, उसके बारे उसे पढ़ते हमें किसी कथा का ज्ञान होता है, ठीक है, कोई स्टोरी समझ में आ जाती है, किसी स्टोरी का मोरल लेसन समझ में आ जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, तो आपके सामने ये रहे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, दैट पोइट राइट्स अ गुड बैलेड, ठीक है, दैट पोइट राइट्स अ गुड बैलेड, यानी जो पोइट है, जो कवि है, वो गुड बैलेड यानी बहुत अच्छे गाता है, गीत लिखता है, यानी पॉपुलर स्टोरीज ऐसे बताता है, ऐसा मतलब ऐसी पोएम लिखता है जो कि पॉपुलर स्टोरी बन जाती हैं, कुछ हमें सीख देती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, OWS के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्विट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विट? एक्विट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, ठीक है, बरी करना, बरी करना, बरी करना इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। यानी किसी को छोड़ देना, बरी करने का मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को बाइज्जत कहता है ना, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, ठीक है, क्या है, पॉलिटिकल वर्ड है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, तो इसको इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और बढ़िया तरीके से, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, ठीक है, ऑफ नॉट गिल्टी। यहाँ पे मैंने लिखा है टू पर फ्री अ पर्सन, पर्सन को फ्री करना, पर्सन को फ्री करना जब उसने कोई जुर्म ना किया हो, गिल्ट ना फील करता हो, गिल्ट कोई ना हो उसको, है ना। तो यहाँ पे मैंने बाय अ वर्डिक्ट और लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्डिक्ट? वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिक्ट का मतलब होता है जज। क्या होता है? जज। वर्डिक्ट का मतलब होता है जज, यानी जज के द्वारा किसी पर्सन को छोड़ देना, फ्री कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है। रीजन, उनने कुछ जुर्म ना किया, ठीक है, इसलिए। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो देखेंगे, दैट पर्सन एक्विटेड, दैट पर्सन एक्विटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम द जेल, यानी उस पर्सन को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, कहाँ से? जेल से, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी बात यहाँ पर OWS के बारे में। अब बात करते हैं मिस स्पेल्ट के बारे में, यानी मिस स्पेल्ट यानी गलत शब्द लिखे गए होंगे, आपको सही का चयनित करना है, ठीक है। तो दिस इज, अब हम स्टार्ट करेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड। अब हम बात करेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड, और सबसे पहले जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सो दिस इज द वन, यू हैव 5 seconds, यू विल हैव टू फाइंड द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। चलिए, यू हैव 5 seconds, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उम्मीद करता हूं आपने इसे बनाया होगा, आपने अपना टाइम बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया होगा। इस समय को जो मैंने 5 सेकंड्स दिए, आपको एक एक सेकंड्स की वैल्यू होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही स्पेलिंग क्या होगी, और उसका फिर मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। तो देखिए, लिखा हुआ है वे फेयर, ठीक है, क्या लिखा है? वे फेयर, वे फेयर, मेरे साथ बोलेंगे, वे फेयर, ठीक है। वेफर, तो वेफर की स्पेलिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वेफर की स्पेलिंग क्या होती है? तो WAY वे हो गया, ठीक है, सॉरी WAY वे हो गया, ठीक है। वे तो ऐसे ही लिखते हैं, WAY वे ए से ही लिखते हैं ना, वे तो ऐसे ही लिखा जाता है।
तो बस वे देखो कहाँ है, तो वे तो यहाँ पर है नहीं, मतलब ये तो कट गया, एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, यानी अब 3 ऐसे ऑप्शन बचे जिसमें से 2 गलत है, एक सही। ठीक है, अब लिखा हुआ है फेयर। ठीक है, क्या लिखा है? फेयर। ठीक है, फेयर, FARER, फेयर। ठीक है, फेयर तभी तो बोलेंगे। अब देखो FERER तो होगा नहीं, और FERR फर नहीं हो सकता ना, फर इस तरीके से नहीं हो सकता। तो बचा एक ऑप्शन डी। डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डी सही आंसर है। लेकिन बात हमारी यही नहीं बनेगी, जब तक इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, जब तक इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे हमारी बात नहीं बनेगी। तो समझ लेते हैं इसके मीनिंग को। सबसे पहले मैं इस मीनिंग को, इसके मीनिंग को इंग्लिश में बस समझने की कोशिश करता हूँ, इंग्लिश में ही आप समझ जाएंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ट्रेवलर। ठीक है, अ ट्रेवलर स्पेशली, स्पेशली ऑन, ऑन फूट। ठीक है, अ ट्रेवलर स्पेशली ऑन फूट, यानी पैदल यात्री, जो हर एक यात्रा को पैदल ही शुरू करता है, पैदल ही खत्म करता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है पथ यात्री। ठीक है, पथ यात्री। ठीक है, पथ यात्री। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। ठीक है, यू हैव 5 seconds, यू विल हैव टू सिलेक्ट राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यू हैव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ठीक है, अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, वो समझते हैं। लिखा हुआ है प्रीपेटेलिक टेटिक। ठीक है, प्रीपेटेटिक। ठीक है, प्री, PERI, पेरीपेटेटिक। ठीक है, अब PERI कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं, इसका मतलब PERI सब में है, लेकिन यहाँ पे PAR है, यानी ये गलत है। ठीक है, PERR तो ये भी गलत हो गया। अब PERI, PATI, TAPA, TETIC। ठीक है, यानी हमारा जब पेरिपेटेटिक होता है, पिटेटिक नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ हमारा दिस वन। दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग भी वही होता है, यात्री। ठीक है, यानी ट्रेवलर। ठीक है, ट्रैवलर ही इसका मतलब होता है। क्या होता है? ट्रैवलर इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने इस वाले सेक्शन को भी समझ लिया। अब बात करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ, और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने ये रही। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस आपके सामने ये रही। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले जो इडियम्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ, दिस इज अ रेड लेटर डे। ठीक है, अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसके हिंदी मीनिंग को समझने की बात करें तो लिख सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस या दिन। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस या महत्वपूर्ण दिन इसका मतलब होता है। इंग्लिश मीनिंग में समझ लेते हैं, इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी एकदम महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है नेशनल फेस्टिवल्स, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, आर द रेड लेटर डेज, यानी सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। आप अपने त्योहार मनाओ ना मनाओ, अपने संस्कृति के त्योहार मनाओ ना मनाओ, लेकिन आपको ये त्योहार जरूर सेलिब्रेट करने चाहिए जो कि नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त। ठीक है, सो दीज आर द नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब इसके नेक्स्ट फ्रेज को। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जुबा पर, जुबा पर सरस्वती का वास
होना, ठीक है। जुआ पर सरस्वती का वास होना, यानी जब आप अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो आप मीठा बोलें, सरवसित सरस्वती जैसा बोलें, यानी एकदम काम डाउन होके बोले, किसी से चिल्लाए नहीं, अच्छे तरीके से बात करें, अपने व्यवहार अच्छा रखें। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए इसको इंग्लिश मीनिंग में समझ लेंगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर जिसको हिंदी में ना समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, देखते हैं। एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी आपके अंदर इलोक्वेंटली यानी अच्छे से बोलने की एबिलिटी होना, या फिर टॉक्स वेल एंड परsuasively, यानी ऐसे अच्छे से बोलना और किस जिसका मन भी बहले, यानी किसी अपने बोली से किसी का मन बहला देना, ठीक है, अपने तरफ आकर्षित कर लेना, ठीक है। तो पूरी तरीके से समझा दिया है, अगर कोई भी दिक्कत डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेज। तो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है। शी इज गोट द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी जो है लड़की है कोई भी है, उसे गिफ्ट ऑफ द गैप्स प्राप्त है, यानी कि उसकी जुबा पे सरस्वती का वास है। शी शुड वर्क, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग, उसे सेल्स में और मार्केटिंग में वर्क करना चाहिए, यानी तो क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में उसी पर्सन को लिया जाता है जिसको बोलने का अच्छा तरीका पता हो, हर एक चीज अच्छे तरीके से जानता हो, किस अपने कस्टमर को किस तरीके से लुभाना है, अटेंशन अपने पास रखनी है, फिर अट्रैक्ट करना है। सो ये सब किसी अच्छे पर्सन, उसी पर्सन के पास हो सकती है जिसकी जुबा पर सरस्वती का वास हो, यानी जिस पर्सन के पास गिफ्ट ऑफ द गैब हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, ये सेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन या फिर कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को लाइक करना है, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि शेयर करोगे तभी ये सेशंस और बच्चों तक पहुंचेंगे, और बच्चे भी इस सेशन से जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा मत सोचना कि हम दूसरों का भला चाहेंगे तो अपना भला नहीं हो पाएगा, यानी जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना कि ये सब चीजें हम ही करें, दूसरा ना करे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन पहले हो, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जब तक आप क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप अपना सिलेक्शन लोगे तो आपको अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना है, जनता के बारे में सोचना है, ठीक है। कि और अपने देश के बारे में सोचना है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए हमेशा सबसे पहले दूसरों का भला चाहो, उसके बाद अपना भला चाहो, ठीक है। यानी सबसे पहले जब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे तो सबसे पहले आप देश का, कंट्री का प्रॉफिट कराएंगे, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, इस बात पर अमल करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छे तरीके से बीता होगा, और इस सेशन पे जो हमने पीडीएफ डिस्कस करी है, इस पीडीएफ का लिंक इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपके टाइम बच जाएगा, आप उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करके अपने सिलेक्शन को की संभावना को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, और एनर्जी के साथ, बढ़िया तरीके से, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी नेक्स्ट सेशन में फुल ऑफ एनर्जी के साथ मेरे सेशन को अटेंड करेंगे, उसके बाद और काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।